Hello guys, welcome back to the channel Concept of Laws. I'm Advocate Amreen Khan. Today we discuss about Section 11 of Indian Evidence Act, Plea of Alibi. आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि सेक्शन 11 क्या है, प्ली ऑफ एलिबाई क्या है और इसके क्या क्या यूज़ हैं और इसके मेन जो पॉइंट्स हैं वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं और ये कहाँ पर मेंटेनेबल नहीं होता है और इसके कुछ केस लॉज। इस सब्जेक्ट्स के अगर आपको और वीडियोस चाहिए तो आप प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कीजिए। अब सेक्शन 11 को देखते हैं। ये कहता है व्हेन फैक्ट्स नॉट अदरवाइज रिलेवेंट बिकम रिलेवेंट। इसका मतलब ये है कि जो फैक्ट्स जनरली रिलेवेंट नहीं होते हैं वो कब रिलेवेंट होंगे। फैक्ट्स नॉट अदरवाइज रिलेवेंट आर रिलेवेंट इफ़ दे आर इनकन्सिस्टेंट विच एनी फैक्ट इन इशू और रिलेवेंट फैक्ट। ये सेक्शन ऐसे फैक्ट्स के बारे में बात करता है जो नॉर्मली किसी केस के फैक्ट से डायरेक्ट रिलेट नहीं करते, जिससे ये फैक्ट्स रेलिवेंट हो सकें, लेकिन फिर भी ऐसे फैक्ट्स रेलिवेंट मान लिए जाते हैं क्योंकि ऐसे फैक्ट्स इन इशू एंड रेलिवेंट फैक्ट्स से इनकन्सिस्टेंट होते हैं और इन फैक्ट्स का किसी केस के फैक्ट से इनकन्सिस्टेंट होना ही इनको रेलिवेंट बनाता है। जैसे कि एलिबाई। एलिबाई का मतलब होता है एल्सवेयर या फिर समवेयर एल्स। इसको हम सिंपल वे में समझेंगे, सिंपल वर्ड्स में समझेंगे कि अगर जैसे किसी पर्सन को किसी केस में एक्यूज्ड बनाया गया है, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ए को कहा गया है कि उसने बी का मर्डर किया है किसी स्पेसिफिक डेट पर, तो बी ए अपना बचाव कर सकता है प्ली ऑफ एलिबाई से ये कहकर कि मैं उस टाइम पर उस स्पेसिफिक डेट पर दिल्ली में था ही नहीं, दिल्ली पर वो ऑफेंस हुआ था, क्राइम हुआ था और मैं उस स्पेसिफिक डेट को दिल्ली में था ही नहीं, चेन्नई में था। तो यहाँ पर ए को ये प्रूव करना होगा कि मैं उस टाइम पर उस स्पेसिफिक डेट पर दिल्ली में नहीं था, उस टाइम पर उस स्पेसिफिक डेट पर दिल्ली में होना उसका पॉसिबल ही नहीं था। कोर्ट इस फैक्ट को रेलेवेंट तभी मानेगा अगर ए इस बात को प्रूव कर दे कि उसकी जो चेन्नई में अपनी प्रेजेंस को प्रूव कर दे बिना किसी डाउट के। अब इसके कुछ इम्पॉर्टेंट केसेस को देखते हैं। फर्स्ट है दूधनाथ पांडे वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी AIR 1981। सेकेंड इज स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस सुगर सिंह AIR 1978। इन केसेस में कोर्ट ने ये कहा था कि प्ली ऑफ एलिबाई को तभी एक्सेप्ट किया जाएगा अगर एक्यूज्ड का इंसिडेंट वाली जगह पर, मतलब कि जहाँ पर क्राइम कमिट हुआ था वहाँ पर होना, उस डेट पर उस टाइम पर वहाँ पर होना उसका इम्पॉसिबल था, एक्यूज्ड पर्सन का वहाँ पर होना इम्पॉसिबल था। एक्यूज्ड पर्सन को ये प्रूव करना होगा कि वो जो इंसिडेंट वाली जगह से उस दिन इतना दूर था कि उसका वहाँ पर किसी भी तरीके से फिजिकली प्रेजेंट होना इम्पॉसिबल था। नेक्स्ट केस इज गौरी शंकर शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी AIR 1990। फोर्थ है सखाराम वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी AIR 1992। इन केसेस में कोर्ट ने ये कहा कि अगर कोई एक्यूज्ड पर्सन अपना प्ली ऑफ एलिबाई से अपना बचाव नहीं कर पाता है तो इससे कोर्ट ये प्रिज्यूम नहीं कर लेगा कि क्राइम उसी ने कमिट किया है, बल्कि अगर एक्यूज्ड पर्सन अपना बचाव नहीं कर पाता है प्ली ऑफ एलिबाई की हेल्प से तो प्रोसिक्यूशन पर बर्डन ऑफ प्रूफ बना रहेगा उसको एक्यूज्ड पर्सन को गिल्टी प्रूव करने के लिए। इन सब से पता चलता है कि प्ली ऑफ एलिबाई को एज अ डिफेंस यूज़ किया जाता है। एलिबाई का यूज़ वही पर्सन कर सकता है जिसके अगेंस्ट कोई ऑफेंस कमिट करने का केस फाइल किया गया हो। प्ली ऑफ एलिबाई का यूज़ इनोसेंट पर्सन को ही करना चाहिए, ये प्रूव करने के लिए कि जिस टाइम पर ऑफेंस कमिट हुआ था, जहाँ पर वो कमिट हुआ था, वहाँ से एक्यूज्ड पर्सन इतना दूर था कि फिज़िकली प्रेजेंट होना इम्पॉसिबल था किसी भी तरीके से। अब हम देखते हैं कि प्ली ऑफ एलिबाई कहाँ कहाँ पर मेंटेनेबल नहीं होता है। टॉर्ट में मेंटेनेबल नहीं होता है, डिफामेशन सूट में मेंटेनेबल नहीं होता है, कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस के केसेस में मेंटेनेबल नहीं होता है, मैट्रिमोनियल केसेस में नहीं होता है मेंटेनेबल, और डाइवोर्स सूट में मेंटेनेबल नहीं होता है। प्ली ऑफ एलिबाई वहीं पर मेंटेनेबल है जहाँ पर एक्यूज्ड के अगेंस्ट क्रिमिनल चार्जेस लगाए गए हों।
अब हम डिस्कस करते हैं इस सेक्शन का सेकंड पार्ट। इफ़ बाय themselves or in connection with other facts they make the existence or non-existence of any fact in issue or relevant fact highly probable or improbable। इसका मतलब है कि ऐसे फैक्ट्स को एविडेंस के रूप में दिया जा सकता है जो अपने आप में या अदर फैक्ट्स के साथ फैक्ट्स इन इशू एंड रेलिवेंट फैक्ट को हाईली प्रोबेबल बनाते हों या इम्प्रोबेबल बनाते हों। बहुत से केसेस में ऐसा होता है कि डायरेक्ट एविडेंसेस मिलना काफ़ी मुश्किल होता है, तो कोर्ट पॉसिबिलिटीज़ पर ही काम करता है। फॉर एग्जांपल किसी रूम में 4 पर्सन्स थे, ए बी सी डी। तो उनमें से वो रूम जो है अंदर से पूरी तरीके से लॉक था, खिड़की वगैरह विंडो सब पूरा क्लोज था कि कोई अंदर जा नहीं सकता था, अंदर से ऐसे लॉक था। तो उससे से बी का मर्डर हो जाता है। कोर्ट ये मानती है कि कोई बाहर से अंदर आ नहीं सकता था, उन चारों के अलावा कोई रूम में था नहीं, तो बी का मर्डर या तो ए ने किया है या सी या फिर डी ने या फिर उनमें से दो ने या फिर उन तीनों ने मिलकर किया है। ये चीज़ हाईली प्रोबेबल है। फैक्ट्स की रेलिवेंसी को लेकर इस सेक्शन का स्कोप इतना वाइड रखा गया है कि इसमें फैक्ट्स की रेलिवेंसी से रिलेटेड कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं रखा गया है। ये सेक्शन पूरी तरीके से कोर्ट की डिस्क्रिशन पर छोड़ दिया गया है। कोर्ट इस सेक्शन में फैक्ट्स की पॉसिबिलिटीज़ को देखती है कि वो हाईली इम्प्रोबेबल है या हाईली प्रोबेबल है। कोई भी फैक्ट किसी भी रीजनेबल कॉज से किसी अदर फैक्ट से रिलेटेड है, रेलिवेंट बताया जा सकता है। इससे रिलेटेड एक केस है आर वर्सेस प्रभुदास 1874 का। इस केस में क्वेश्चन था कि एक्यूज्ड पर्सन ने फॉर्जरी की है या नहीं, मतलब कि फॉर्जरी का ऑफेंस प्रूव किया जाना था और उसके लिए एक्यूज्ड पर्सन के पास मिले अदर फोर्ज डॉक्यूमेंट को रिलेवेंट माना गया और कोर्ट ने ये कहा कि फॉर्जरी एक्यूज्ड ने ही की होगी। आई होप कि आपको सेक्शन 11 क्लियर है। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय, टेक केयर।